नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहाइव इंडिया में। आज से मैं बिहाइव इंडिया की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये बिहाइव इंडिया क्या है। सच कहूँ, दरअसल ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। इस सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ। तो बात करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ यूपीएससी एंड इट्स बैकअप प्लान्स। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और इस वीडियो को देखने से ज़्यादा ज़रूरी आपके पास और भी काम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो काम करें, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। कमिंग टू द टॉपिक, आई have lost most productive 4 to 5 years of my life in UPSC CSE preparation and bearing a huge burden of missing a lot of opportunities of properly utilizing those years. UPSC की चमक धमक के साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है। अगर हम फैक्ट्स की बातें करें तो एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म फिल करते हैं, यानी उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से रफली 5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। और इसमें से अगर हम मान के चलें कि 50% सीरियस कैंडिडेट्स हैं एंड 50% अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट से मेरा मतलब है कि जो सीरियसली एफर्ट्स लगा रहे हैं सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो कितने 2.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली सीरियस कैंडिडेट्स हो गए, और जो नॉन सीरियस जो अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स है उसका ऐसे ये वो लोग हैं जो या तो फर्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जस्ट देखने के लिए एज अ कैजुअल, या फिर वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर वो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको ऐसे ही दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे 2.5 लाख हो गए। अगर हम सीटों की बात करें तो कितनों का सिलेक्शन होता है इसमें से कितनों का सिलेक्शन होगा? मैक्सिमम 1000। अब सीटें कम होती जा रही हैं तो 1000 से कम, किसी ईयर बढ़ जाती हैं तो 1000 से ज़्यादा, बट अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास सिलेक्शन रेट होता है। अब इस 1000 में से भी जो अपनी पोस्ट अलॉटमेंट से जो खुश होते हैं, ऐसे लगभग 100 कैंडिडेट्स होते हैं। बाकी के जो 900 कैंडिडेट्स हैं, या तो वो इस एग्ज़ाम के लिए री अपीयर करेंगे, या अपने उन्हें जो अलॉटेड पोस्ट है उसके साथ वो पीस कर लेंगे और थक हार कर उसी पोस्ट पर सेटल हो जाएंगे। तो जो बाकी के इन 2.5 लाख में से बाकी के जो बचे कितने 2,49,000 एस्पिरेंट्स जो बचे, इनका क्या होगा? ये क्या करेंगे? अब इनमें से कुछ कैंडिडेट्स जिनका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होगा वो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स जिन्हें 3 साल या 3 अटैम्प्ट्स 4 अटैम्प्ट्स हो चुके होंगे, कुछ अल्टरनेटिव देख रहे होंगे, बैकअप प्लान्स देख रहे होंगे, या प्रिपरेशन से छोड़ना चाह रहे होंगे। तो हम आज उसी सेक्शन की बात करेंगे कि ये सिर्फ 2,49,000 में एक साल के लिए कह रहा हूँ, ये अक्यूमुलेट भी होते हैं और सिलेक्शन हर साल सिर्फ 1000 का ही होना है। न्यू कैंडिडेट्स आएंगे, पुराने इतने जल्दी निकल नहीं पाते। तो ये एक काफ़ी जो मेजर यूथ है वो यहाँ पर इस रियलिटी में जी रहा है। अब ये रियलिटी है क्या,
इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो इस एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम दे चुके हैं और इवन इन्होंने इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं। इनमें से काफ़ी लोग जो इंटरव्यू अपीयर्ड है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठते हैं, तो उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लें। कोई गारंटी नहीं है, ये एक रियलिटी है। आप चाहें तो फैक्ट्स उठा के देख सकते हैं कि जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, कभी उनका प्रीलिम्स हुआ है, कभी मेंस हुआ है, कभी कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ तो ऐसे हैं कि 3-4 अटेम्प्ट तक हुआ ही नहीं उनका प्रीलिम्स और लास्ट में मेंस हो गया, क्लियर हो गया, पोस्ट अलॉटमेंट भी हो गई। तो सभी तरीके के हैं, लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? उन 1000 की बात ना करके जो बचे हुए जो हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उनकी बात करते हैं। अब ये इन लोगों को सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप कोई अल्टरनेट या फिर बैकअप प्लान अपना रखिए या उस पर मूव करिए। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके लिए सबसे पहली जो चॉइस, जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, उनको दिया जाता है कि आप यूपीएससी फैकल्टी या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एज अ फैकल्टी, और आजकल चल रहा है एक कंटेंट राइटर और कंटेंट क्रिएटर। ये आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो करंट अफेयर मैगजीन्स और कोचिंग्स के लिए मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। और यूपीएससी फैकल्टीज़ तो आप जानते ही हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप कहीं भी कंटेंट राइटर के लिए या फैकल्टी के लिए, स्पेशली फैकल्टी के लिए जाएंगे, तो आपको सीधी सीधी एक कंडीशन रख दी जाएगी कि क्या आप इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, क्या आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। अब अगर आप देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, मेंस के लिए 15,000 12 से 15,000 जो हैं वो मेंस के लिए सिलेक्शन होता है, और जो 1:3 के रेशियो में, यानी 3-4 हज़ार जो है वो किसके लिए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, शायद इससे भी कम। तो ठीक है, इंटरव्यू दिया है जिन्होंने, तो अब फैकल्टी के लिए तो यही 3-4 हज़ार जो है यही एलिजिबल हुए। कंटेंट राइटर के लिए कहते हैं कि आपने एटलीस्ट 2 मेंस लिखे हों, तो ठीक है, 2 मेंस लिखने वाले कितने होंगे? 12, 15, 30 हज़ार होंगे। अगर हम इनका सम, चलो अब रफली एक सम मान के चलें, अप्रॉक्सीमेटली कह के चलें, चलो 35,000 हमारे ऐसे हैं जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है। चलो मान लिया ये 35,000 ने फैकल्टी बन गए, बट 2,49,000 में से 35,000 बचे। अभी भी हमारे पास मोर देन 2 लाख एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स जो इस प्रिपरेशन की साइकिल से निकलना चाह रहे हैं या अल्टरनेट देख रहे हैं और साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपना बर्डन, अपना फाइनेंशियल बर्डन अब खुद लेना चाहते हैं। उनके लिए क्या है ऑप्शन? फैकल्टी के लिए और एक कंडीशन, आजकल जो अपना सोशल मीडिया का और ये सब जो चल रहा है उसकी वजह से एक और
चलन चल गया है कि अगर आपके पास, आप कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हो और आपके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, आपके पास क्राउड है, तो आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा कितना लोग करते हैं? कुछ ही लोग होंगे इनमें से। तो एक और यहाँ पर अब साइकोलॉजिकल चीज़ आ जाती है कि आप हमेशा उस ही माहौल में रहोगे, उस ही माहौल के इर्द गिर्द रहोगे जहाँ आपको हर रोज़ वो माहौल एक एहसास दिलाएगा आप कि आप इस एग्ज़ाम में नाकामयाब रहे, आप डिज़र्विंग थे या आप से ये गलतियाँ हुई। हमेशा आप उस माहौल में घिरे रहोगे। जैसे कि आप एक वेब सीरीज़ है जिसमें एसके सर जो फैकल्टी बन जाते हैं सिलेक्शन ना होने के बाद यूपीएससी में, उनके जो आप इमोशंस गॉज करोगे, देखोगे, तो वो वही चल रहा होता है उनका। तो यूपीएससी फैकल्टी के लिए जो जॉब है वो लेना भी आसान नहीं है। और कंटेंट क्रिएटर के लिए आपको जो पे भी आपको, अगर किसी बिग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको 2 मीन्स चाहिए, और ऐसे जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात की हैं जो कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पेमेंट इरेगुलरिटीज़ रहते हैं, पेमेंट इशूज़ काफ़ी जगह पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, आपको टाइम से पैसा ना मिले तो फिर ये भी एक दिक्कत है। अब बात करते हैं हम अगले बैकअप ऑप्शन की, जिसे लोग कंसिडर करके चलते हैं कि कुछ नहीं, 2-3 साल यूपीएससी में दे लेते हैं, कर पाए, हो गया तो वेल एंड गुड, बाकी तो अपनी डिग्री है ही, उस डिग्री के बेसिस पे एज अ फ्रेशर ही जॉब ले लेंगे 2-3 साल बाद। तो किसकी बात कर रहे हैं? अपना कॉरपोरेट सेक्टर की बात। कौन सा सेक्टर? कॉरपोरेट। इसमें और बुरा हाल है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में आफ्टर 4-5 इयर्स गैप अगर आप जॉब मांगने जाएंगे तो वो एक आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आप कोई बहुत बड़ा एक पाप करके आए हो। आपने जो रिस्क लिया है अपने करियर को बूस्ट देने का, वो एक पाप था। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा इस चीज़ को लेके एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी गया इंटरव्यू देने, बट वहाँ पर इंटरव्यूअर ने मुझे जो वर्ड्स बोले, अगर मैं वो सेंटेंस यहाँ पे रिपीट कर दूँ तो हो सकता है कि मुझे डेफिनेटली बीप साउंड लगानी पड़ेगी। इतने डेरोगेटरी, इतने एब्यूजिव वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी वो आपको एज अ सिनर देखते हैं, और पता नहीं ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे हम क्या करके आए हैं। जॉब देना तो दूर की बात, और अगर आपको जॉब चाहिए भी तो फिर आपको कोई फिर से नया कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, या फिर कोई सोर्स लगाना है, और काफ़ी टाइम तो सोर्स के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आप सीनियर की कैटेगरी में आते हैं, और भी उनके पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी डिमांड होती हैं। बट ये अब करने में भी आपको रिसोर्सेस मींस मनी एंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हाँ, जॉब चाहिए तो ये करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? सपोज करिए कि आप ग्रेजुएट हैं और आपने 30-32 इयर्स तक की एज तक आपने यूपीएससी के लिए करा। तो अब आप क्या चाह रहे हैं?
यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं हुआ तो कुछ हायर स्टडीज़ करके और कुछ आगे कहीं अपना, जैसे मास्टर्स है तो अपना पीएचडी कर लिया, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स कर लिया, वो करके अपना प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी आप ज़रा सोचिए कि कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो छोड़ रहा होता है, उसकी जो लगभग जो एज होती है वो 32 ईयर्स की एज होती है। अगर अब आप किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो उसमें एडमिशन लेने के बाद एटलीस्ट आपको कम से कम आपको 2 ईयर्स लगेंगे उस कोर्स कंप्लीट करने में। देन आपको प्लेसमेंट लेनी होगी वहाँ से और फिर आपका जॉब मिलेगी। और इस कोर्स को करने के लिए जैसे कि अपना एमबीए और कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको पब्लिक पॉलिसी में जाना है, उससे रिलेटेड कोई पीजी कोर्स, तो उसको करने के लिए भी आपको 4 to 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी पड़ जाए। तो क्या आपके पास ये 2 ईयर्स प्लस आपको कहीं अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कहीं अच्छी कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको वहाँ के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लाइक एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपको कैट, या एलएलबी में लेना है, मान लीजिए डीयू में लेना है तो डीयू एलएलबी का अपना एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फिर से प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, फिर से प्रिपरेशन करनी होगी उसके लिए। तो वहाँ भी एक अनसर्टेनिटी है। अगर आप ये बैकअप प्लान कंसिडर कर रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग एंड काफ़ी टीडियस है। और आपको क्या चाहिए, आपको इमीडिएट बेसिस पर अभी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कुछ चाहिए। अगर आपकी पॉकेट, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी और आपका जो फेलियर का बैगेज है और एंग्जाइटी है वो आपको अलाउ कर रही है ये स्टेप लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या ऑप्शन होता है अपने पास। नेक्स्ट, फेलोशिप। ये फेलोशिप किस चीज़ में होती हैं? जनरली हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है यूपीएससी में नहीं हुआ, देयर आर अदर वेज टू सर्व द सोसाइटी, बट हमको वे नहीं मिलता, हम करें क्या, कैसे करें, कहाँ जाएं? तो उसके लिए अपन क्या सोचते हैं कि चलो एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं। अब एनजीओ ज्वाइन करने के लिए भी आपको बहुत सिरदर्दी होगी, वो एक जॉब लेने की तरह होगा, या आपको फ्री का वॉलंटियर ज्वाइन करना पड़ेगा। और अभी मेन प्रॉब्लम पैसे की आती है। तो इसके लिए कुछ अपनी फेलोशिप्स होती हैं जहाँ पर क्या होता है, जैसे कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में हो गई अपनी फेलोशिप्स, या फिर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड, या फिर आपकी किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से रिलेटेड ऐसी फेलोशिप्स होती हैं जो हर ईयर उनके बैच स्टार्ट होते हैं। और ये जो फेलोशिप्स हैं लगभग किसी किसी की 9 मंथ, 10 मंथ से 2 ईयर्स ऐसे कमिटमेंट मांगते हैं। और ये रिगोरस कमिटमेंट मांगते हैं कि आपको वहाँ पर रहकर आपको उस जो भी आपका डोमेन है उसमें आपको वहाँ रहकर काम करना है। ये पे भी करते हैं, इतना पे करते हैं कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं। जैसे कि कोई 15K पे करेगा आपको, कोई 20K पे करेगा, और कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाली हैं जैसे वो आपको 75K तक भी पे कर देते हैं। बट इनका जो रिक्रूट करने का, जो आपको फेलोशिप में सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, वो आपको किसी पीएचडी में अप्लाई करने से कम नहीं है। आपको इसके लिए एक बड़ा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको एक चीज़ होती है, रेफरेंसेस देना मैंडेटरी होगा। क्या देना? रेफरेंसेस।
अब हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई छोड़ने वाला होता है, तो कोई 4 से 5 साल से पहले कोई मुश्किल ही छोड़ता है इस प्रिपरेशन को। और जब हम 5 साल तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस प्रिपरेशन के दौरान हम ऑलमोस्ट सभी से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं और आपके पास ना तो कोई प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या लिंक बचता है, ना आपके पास आपके कुछ चुनिंदा दोस्त छोड़ के कोई पर्सनल रिलेशन वाला बचता है। इन 5-7 सालों में हम इतने मग्न हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, जो अपने ड्यूरिंग एकेडमिक्स टाइम पे, हम उनसे भी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम अचानक 5-7 साल बाद अपने प्रोफेसर को कॉल करें कि सर आपका रेफरेंस लगाना है या मैम आपका रेफरेंस लगाना है, तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि अभी आप एक नल्ले, नाकामयाबी, फेलियर के शिखर पर बैठे हो। समाज ने आपको उस शिखर पर बिठाया हुआ है कि आप फेलियर हो, आप नाकामयाब हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने 5 साल बर्बाद कर दिए। यही माइंडसेट चाहे आपका प्रोफेसर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के सबकी मेंटेलिटी यही रहती है। बट रियलिटी वही जानता है जो इस प्रिपरेशन में होता है और जिसने किया होता है, जिस पे बीती होती है। तो रही बात रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस जुटाने में बहुत दिक्कत आती है और एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, 1 प्रोफेशनल, 1 एकेडमिक और समवेयर इन सम फेलोशिप्स 2 प्रोफेशनल्स या फिर 2 एकेडमिक्स, बट 2 रेफरेंसेस मैंडेटरी है। अब रेफरेंसेस लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद क्या आता है कि आपको इनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ एसेज, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फिर आपको एक कहीं जीडी होता है, फिर आपको इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर आपको सिलेक्शन होता है, फिर अलॉटमेंट होकर आपको वहाँ भेजा जाता है। अब यहाँ पर कैच क्या है, सपोज़ करिए 10 फेलोशिप निकली हुई हैं। अब मुझे तो पता नहीं है मेरा कि मैं एक के लिए अप्लाई करूँगा तो उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैं तो 10 के लिए अप्लाई करने के लिए ट्राई करूँगा। तो अब मुझे ये जो 10 फेलोशिप है, इसके लिए मुझे अपने, मान लीजिए मैंने एक बार अपने प्रोफेसर को कॉल करके जैसे तैसे उसको मना लिया कि आप मेरा रेफरेंस दे दीजिए, तो उसने मेरा एक फेलोशिप के लिए भर दिया। उनको भी फॉर्म भरना होता है, कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब देने होते हैं, आपसे रिलेटेड, आपका कैरेक्टर, आपकी क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें रिकॉल करके उनको लिखनी होती हैं। तो उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट पे 1 कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 10 कैसे करेंगे? हमारे तो हमने पर्सनल रिलेशन हम ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि प्रिपरेशंस में थे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं कर पाता। शायद ही कोई रेयर जो होगा वो करता होगा, ऐसे हो ही नहीं पाता प्रिपरेशन के टाइम पे। तो फेलोशिप में भी ये दिक्कत है। अब काफ़ी सारी जो फेलोशिप्स हैं उनमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है 1 और 2 ईयर्स का। फ्रेशर्स के लिए कुछ ही जो हैं वो हैं, तो वहाँ पे भी एक दिक्कत है, वहाँ भी आप एलिमिनेट हो जाते हो। एक्सपीरियंस आपके कॉर्पोरेट का नहीं, इस फेलोशिप से रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम अगला क्या बैकअप ऑप्शन रखते हैं जनरली।
अगला बैकअप ऑप्शन रखते हैं कि अरे यूपीएससी तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पहले कोई छोटा मोटा, कौन सा छोटा मोटा, कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एक छोटी मोटी जॉब ले लेते हैं और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेंगे। या फिर तुम्हें 2-3 साल हो गए, ठीक है, तुम यूपीएससी की जो प्रिपरेशन से ब्रेक ले लो और फिर अपना एक छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब निकाल लो 4-5 महीने में और फिर अपना फिर से यूपीएससी में लग जाओ। तो यहाँ पे लगने वाली बात तो दूर है, जो 4-5 महीने की जो सोच के चलते हैं वो आपके कब 2 साल 3 साल में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप ग्रुप ए का दीजिए चाहे आप ग्रुप डी का दीजिए, एफ़र्ट्स हर एक एग्ज़ाम में लगभग सेम लगेंगे। बस आप जो पढ़ रहे होंगे और जो पढ़ने का तरीका होगा वो बदल जाएगा, आपका जो दिन है वो पूरा पूरा उसमें लगेगा। उस प्रिपरेशन के लिए आपका जो टाइम है वो पूरा पूरा जाएगा। अब अदर गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की जो साइकिल होती है, एग्ज़ाम साइकिल होती है, जैसे प्री होगा, मेंस होगा, जो भी होगा, जो जो स्टेजेस होंगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, वो साइकिल भी यूपीएससी की जैसे साइकिल लंबी 1-1.5 साल खिंच जाती है। एग्ज़ाम की साइकिल बता रहा हूँ, प्रिपरेशन की नहीं। ऐसे ही इन एग्ज़ाम्स की भी साइकिल होती है, किसी किसी की तो 2 साल 2.5 साल भी खिंच जाती है, किसी की तो ज़्यादा भी खिंच जाती है। क्यों? कभी मान लीजिए किस्मत आपकी ख़राब हो, ज़्यादातर छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में होती ही है। क्यों? कि वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, चीटिंग होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पोस्टपोन होता है। सपोज़ करो आपने फर्स्ट स्टेज दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड पे आपके आके कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से वो एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हो गया, फिर से प्री होना है। तो इस साइकिल में काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है और जो कि आप वही टाइम बचाने के लिए आप अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आते हो। तो ये भी एक ऑप्शन रखते हैं लोग और उसका ये हाल होता है। हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अनसक्सेसफुल, जिसे हम कहते हैं कि वो अनसक्सेसफुल रहा है, अनसक्सेसफुल होते हैं, जिनका अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी नहीं निकलता। अगर जिसका निकल जाता है तो उनमें, जिसका अगर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल गया और टाइम से निकल गया, तो उसमें से भी आप जो है, जो जिनको वाकई में फिर यूपीएससी करना होता है वही फिर उसको ठीक से कर पाते हैं, वही उसको जॉब के साथ, उस चीज़ के साथ मैनेज कर पाते हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो ही उस एग्ज़ाम से जो रिक्रूटमेंट हुई है उससे जो पर्क्स या जो भी उनको मिल रहा होता है उसको एंजॉय करने में और अपनी अदर सोशल लाइफ में, शादी वादी, उस समय बिजी हो जाते हैं और कब यूपीएससी का टाइम निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता। फिर अब बात करते हैं अगला क्या ऑप्शन रखते हैं। आजकल देखो बहुत चल रहा है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस की सोचते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं आजकल। तो ये जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके लिए क्या है, देखो जी, सीधी सीधी रियलिटी वाली बात करूँगा कि आपका घर बार में कोई बिजनेस नहीं है, आप फर्स्ट टाइमर हो जो सेटअप करने की सोच रहे हो और सेटअप करना चाहते हो कि चलो ठीक है, मुझे जॉब तो मिल नहीं रही, मिल रही है तो वही 10-5 हज़ार की मिल रही है, ठीक है, हाँ 10-5 हज़ार की, मुझे 5 हज़ार की जॉब ऑफ़र की थी। तो इससे बेटर है कि मैं कोई वैसा सा कोई छोटा मोटा कोई अपना बिज़नेस डाल लेता हूँ या कोई स्टार्टअप कर लेता हूँ, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मैं यहाँ कमा लूँगा। मैं पैसे ही तो कमाने हैं, वैसे भी करियर ब्रेक तो लग ही गया, पैसे ही तो कमाने हैं,
बिजनेसमैन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। तो आप यूपीएससी जब कर रहे थे तब आप रिस्क में थे। उसमें दो ही चीज़ें थी, या तो होगा या नहीं होगा। होगा तो आप हीरो हो, समाज के लिए हीरो हो, समाज के भगवान हो। और नहीं है तो आप देखो, सीधी सीधी बात है, फर्श पर पड़े हो और आपको लोग गालियां दे रहे हैं, चप्पलें मार रहे हैं, आप नाकारा हो चुके हो। बीच में यहाँ कुछ नहीं बचता। आप यहाँ थे जब स्टार्ट किया था, हो गया तो यहाँ पहुँच गए, नहीं हुआ तो यहाँ आ गए। ये यूपीएससी का रिस्क है। यही सिमिलर रिस्क जो है किसी भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, यही सिमिलर रिस्क। तो क्या आप इतने बड़े रिस्क टेकर हो कि एक बार अभी रिस्क लिया है उससे उभरे नहीं है, अभी उसी से हम बचने के लिए जो है अपनी लाइफ को एक सेटल्ड वे में ले जाने के लिए जा रहे हैं? क्या आप इतने बड़े रिस्क टेकर हो कि यहाँ इस वाले दूसरे ऑप्शन पे, आप बिजनेस पे जा पाओ? चलो आप हो, ठीक है, आप कर सकते हो, करना चाहते हो। क्या आपकी फैमिली जो आपके लिए मैटर करते हैं, जिन्होंने आपको 5 साल जो है सपोर्ट किया, आपकी फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल रखा, आपको जो है आपके बाकी नीड्स का ख्याल रखा, क्या वो आपको ये रिस्क लेने देने के विलिंग हैं फिर से? क्या वो आपकी सेटलमेंट नहीं देख रहे? क्या वो नहीं चाहते कि आप जो है आपका जो 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 नया आजकल एक नई चीज़ बनती है, एक रिज्यूम बनता है, एक बायोडेटा बनता है, किस चीज़ का? आपकी शादी के लिए। क्या उसमें उन फैमिली वालों को नहीं लिखवाना कि आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं अच्छी जगह एक प्रोफेशनल काम करते हो, आप बिजनेस के नाम पे आप सब्जी का ठेला या कुछ फूड ट्रक लेके चलो खड़े हो गए, इनकम अच्छी कम कर लेंगे, क्या आपके फैमिली वाले होंगे इस चीज़ से संतुष्ट? क्या वो आपको ये करने देंगे? तो यहाँ पर डबल रिस्क लेना पड़ेगा, एक अनसर्टेनिटी का रिस्क और एक दूसरा सामाजिक, समाज के अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट जाने का रिस्क। तो ऐसे ही ये मैंने कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको गिनाए हैं जो जनरली हर एक एस्पिरेंट जिसका नहीं होता, वो ये ऑप्शंस उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि कुछ क्रिएटिविटी होती है किसी किसी के अंदर, किसी के अंदर संगीत की है, किसी के अंदर शेर व शायरी की है, किसी के अंदर पेंटिंग की है, कोई स्किल है या कुछ है। उसके बेसिस पे अगर आप कुछ कर पाते हो, कुछ मिलता है, वेल एंड गुड, अर्निंग हो, बढ़िया है। आपके साथ में कुछ क्रिएटिविटी भी सामने आएगी, अर्निंग भी होगी, अच्छा है। और इसके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये टैलेंट और चांस दोनों की बात होती है। अब यहाँ पर जो मेरी ओपिनियन ये है कि ये लोग इतने बुरे तो नहीं होते कि इनको हर कोई नकारता जा रहा है। छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब नहीं, कॉरपोरेट नहीं, बिजनेस नहीं, ये फेलोशिप नहीं, हायर स्टडीज़ में दिक्कत, कहाँ से पैसा लाएंगे, पढ़ा भी नहीं सकते ठीक से। पढ़ाना है तो आप अदर बच्चों को पढ़ाओ। फिर यूपीएससी का जो है वो तो बता दिया आपको, तो ये भी नहीं। तो क्या वो मतलब इतने गए गुजरे बन जाते हैं क्या कि किसी लायक नहीं रहते क्या वो? मेरा तो मानना ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सन जो है वो एकेडमिक्स के बाद डायरेक्ट उसने ज्वाइन कर ली जॉब, और किसी ने
जो है प्रिपरेशन की है, तो मैं समझता हूँ कि प्रिपरेशन जिसने की है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेफिनेटली डेवलप होती हैं, बट जिसने डायरेक्ट जॉब ज्वाइन की है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटीज़ डेवलप हों। बट वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो जिसने प्रिपरेशन किया उसके अंदर, सीरियस प्रिपरेशन किया उसके अंदर ये डेवलप होती हैं। अगर मैं ऐसी बात करूं तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं, देखिए उनके अंदर एक आती है बेटर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क तो उन्होंने उसी दिन ले लिया था जिस दिन प्रिपरेशन साइकिल में उन्होंने एंटर किया, और अभी भी रिस्क ही ले रहे हैं क्योंकि उस साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे और कुछ नया लेना है, कुछ नया शुरुआत करनी है। अब चाहे वो उनकी पिछली जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, इस टाइम पे तो नया ही है वो। तो बेटर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मैं जो ये यहाँ बिजनेस के लिए कह रहा हूँ, क्या आप रिस्क ले पाएंगे? मैं ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ ले पाएंगे और ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बस कोई सपोर्ट करने वाला हो उन्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, रिसोर्सेस के थ्रू कोई हो। बहुत से अकेले कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए भी कॉन्टैक्ट्स और बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। तो बेटर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। कैसे? ट्रस्ट मी, जब आप 25-26 के होते हो ना और साउंड माइंड के होते हो, तो आप अपने माँ बाप से भी पैसे लेने में हिचकिचाते हो अपने खर्चे के लिए। सच में, अगर वो और आप प्रिपरेशन में हो, 25-26 या उससे ऊपर हो, वो ज़बरदस्ती पैसे दे भी रहे हैं आपको, तो आपको ऐसा बर्डन लगेगा कि हाय मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। और वही जो है, ये जो बैगेज है, ये जो है, ये डबल ट्रिपल हो जाता है जब आप 30 तक पहुँचते हो। तो सपोज करो आप नहीं ले रहे, खुद भी अर्न कर रहे हो थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा के या कैसे भी, तो वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, या फिर आपने सेविंग की हुई है पहले अर्निंग करके कि अब चलो अब प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने सेविंग की हुई है या आपके माँ बाप ने ही आपको पैसे दिए हैं, तो आप उस प्रिपरेशन साइकिल में आप उस चीज़ को ऐसे फूंक फूंक के खर्च करते हो कि हिसाब से कि हाँ मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, बट मेरे को टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है, ये क्लास भी करनी है, वो भी करना है, रेंट भी देना है, खाना भी है, सब कुछ है। तो आप उसको अच्छे से मैनेज करना सीखते हो। प्लस साथ में आप प्रिपरेशन में ये जानते हो कि कम से कम रिसोर्सेस रखो अपने पढ़ाई के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो। तो आप की कोशिश भी यही रहती है कि हाँ ठीक है, हम कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें, पढ़ाई में भी और लाइफ में भी। तो ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्किल्स आ जाती हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अब कोई 1 लाख रुपए आप कमाओगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए भी कमाओगे, तो आपका जो खर्चा करने का जो तरीका है वो 1 लाख आप जब कमा रहे होते, जब आप डायरेक्ट जॉब करते और उसको जो खर्चा करते और अब जो उसको स्पेंड करोगे, काफ़ी डिफरेंस होगा उस चीज़ में।
आप अब जो खर्च करोगे उसको एक ऑप्टिमम तरीके से खर्च करोगे, उसको एक प्लान्ड वे में खर्च करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, खर्च नहीं करोगे, इन्वेस्ट करोगे अब। हाँ, कुछ आपके कुछ रहती हैं अधूरी ख्वाहिशें, शौक़, वो ज़रूर पूरे करोगे अगर वो बच्चे होंगे तो। अगली चीज़ क्या डेवलप होती है, एक एक क्वालिटी डेवलप होती है। कौन सी? टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी। टाइम मैनेजमेंट की जब आप प्रिपरेशंस में होते हो तो आप कोशिश करते हो कि मैं कम से कम टाइम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टास्क है वो पूरा कर पाऊँ, अपने डेली टारगेट्स जो है वो अचीव कर पाऊँ, वीकली टारगेट्स अचीव कर पाऊँ, मंथली टारगेट्स अचीव कर पाऊँ, और ये जो है सिलेबस इसको टाइम से पूरा कर पाऊँ, उसको रिवीजन कर पाऊँ। ठीक, उसके अलावा जो आपकी जो अदर जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो अपने शेड्यूल में कैसे एडजस्ट कर पाऊँ। फिर जो आपकी, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं या कोई वर्क या किसी बिजनेस के साथ कर रहे हैं, उसका टाइम कैसे मैनेज करूं, या फिर सपोज करो आप कहीं पढ़ाते ही हैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, वो टाइम मैनेज करना, उनको मैनेज करना। तो ये जो सारी स्किल है ये भी एक डेवलप होती है। प्लस एक एक अवेयरनेस, एक 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 समाज में अवेयरनेस, जो अपने वर्ल्ड में जो इश्यूज चल रहे होते हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। अगर मैं डायरेक्ट एकेडमिक्स के बाद डायरेक्ट तुरंत मैंने जॉब की होती और अभी भी मैं कर रहा होता तो मुझे अपने डोमेन की नॉलेज प्रॉपर होती, बट मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतनी जो अवेयरनेस है उस टाइम वो चीज़ें करके, डायरेक्ट जॉब करके या कुछ करने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रहती। हाँ, कुछ कहीं न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़ सुन ली, या फिर जो वो टीवी वाले जो हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसी को मान लिया। एक 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 इशू को लेके एक एनालिटिकल जो थिंकिंग है कि हाँ, वो तभी डेवलप होती जब मेरा उसमें इंटरेस्ट होता। तो ये जो अवेयरनेस है ये डेवलप होना, प्लस एक जो नॉलेज है, जो नॉलेज बेस है उसमें जो है अपनी डाइवर्सिटी आना, वही कि सिर्फ एक डोमेन तक सीमित ना रह जाना। यहाँ आपको पॉलिटिक्स की, पॉलिटी की, अपने, मैं तो नहीं पढ़ता कभी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो है अपना ये प्रिपरेशन में नहीं होता तो नहीं पढ़ता, नहीं जान पाता क्या मेरे राइट्स हैं। इकोनॉमी, कभी मेरे को बजट समझ में नहीं आता, बस जो टीवी में बता दिया कि हाँ टैक्स कम हो गया, टैक्स बढ़ गया, बस इतना ही समझ में आता, उसके अलावा कुछ नहीं। ना कभी ये जान पाता कि बजट अलग होता है, इकोनॉमिक सर्वे मेरा अलग होता है, कुछ इकोनॉमिक सर्वे नाम जैसी कुछ चीज़ होती है, उसमें क्या होता है। हिस्ट्री, मैंने इंजीनियरिंग की है, साइंस पढ़ी है 9th-10th में, और उससे पहले तो आप जानते ही हो कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, रटाते हैं, रट के आंसर लिख दिया, बस मिल गए मार्क्स, घर वाले खुश, समझ में क्या आया। ये किसने चेक करा? ना घर वालों ने चेक करा, ना टीचर ने चेक करा, हमें पता ही नहीं कि भाई ये भी चेक करना होता है। मार्क्स मिल गए, हम खुश। आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये भी एक समस्या है कि 5वीं क्लास का बच्चा ले लो, 8वीं का ले लो,
कहीं कहीं नौवीं का ले लो, उनको सवाल रटा दिए जाते हैं, कहानी रटा दी जाती है, समझाया नहीं जाता कि क्या होता है। अगर समझाया जाता तो क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन में बच्चों को 25 साल की एज पे आके 6th क्लास की बुक दोबारा पढ़नी पड़ती, वो भी समझने के लिए उन्हें किसी कोचिंग के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता। क्यों? अगर रटाया नहीं गया तो मार्क्स तो उसके 6th क्लास में जी पूरे आए हैं, 9th में पूरे आए हैं, 8th में पूरे आए हैं, 90+ आ रहे हैं, 80+ आ रहे हैं, बट क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी किसी टीचर से? क्यों ये एनसीईआरटी कोर्स और ये सब क्यों बिक रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वहाँ भी दिक्कत है। चलो अलग टॉपिक पे चले गए अपन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। अब आप कभी कहीं भी जाएंगे, ठीक है, एक और भी देखिए, कुछ कुछ होते हैं जो प्रिपरेशन के टाइम पे फील करने लग जाते हैं कि हाँ जी हम आईएएस हो गए, ऑफिसर हो गए, तो उनके अंदर वो फील करते करते जब वो वैसा बिहेव, वैसा एक्ट करने लग जाते हैं तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। जब आप ग्रुप स्टडीज़ या कुछ ऐसा करते हो तो एक टीम वर्क क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि आप टीम में भी काम कर सकते हो। तो जो एचआर जो है आपके रेज्यूमे में जो देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो तो सारा कुछ आपका यहाँ प्रिपरेशन में डेवलप हो गया। फिर क्या दिक्कत है उनको? फिर क्यों गैप का रोना रोते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है, कुछ करते हो तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम देते हैं, ठीक है। आप जो है किस चीज़ में मतलब वो रह जाते हैं, अब रह किस चीज़ में जाते हैं ये देखो। पहला कि लोग, समाज जो भी है अपना, वो ऐसा समझते हैं इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसने क्या वेस्ट करा जी, टाइम वेस्ट करा है। जिस जिस टाइम की वजह से आपके करियर में एक गैप आ जाता है, और इस गैप को जो है कॉरपोरेट्स पाप समझते हैं। क्या समझते हैं? पाप। और क्या आ जाता है आपका, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी है और अब आप उस एकेडमिक चीज़ से हट गए, तो और आप दूसरी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें जो आपकी जो स्किल डेवलप होनी होती है, उस चीज़ में जो एकेडमिक में जो एकेडमिक नॉलेज होती है, जो आपकी एकेडमिक नॉलेज होती है, वो कहीं ना कहीं, ये ह्यूमन नेचर है, वो थोड़ी ब्लर हो जाती है अगर हम उस कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस ना करें, कोई भी चीज़ को ना देखें, तो वो हो जाती है। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा कोई किसी का वो नहीं होता मोटिव कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हर कोई इसी मोटिव, इसी कॉन्फिडेंस से आता है कि हो जाएगा, तो वो इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता, और हो जाएगा तो फिर उसको ये चीज़ किस काम की भाई। और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ड्यूरिंग उसको ट्रेनिंग बताया जाएगा। तो और गलती से उसने जो उसके एकेडमिक्स नहीं है उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले ली, जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग करते ही हैं, तो भैया फिर तो और तगड़ा गैप आ जाएगा। किस चीज़ में गैप आ जाएगा? आपकी एकेडमिक नॉलेज में। तो ये आ गया। तो क्या इसका मतलब, अब आप देखिए, आपने इतनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको 2 साल के लिए वहाँ पे लवासना में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन कराया जाता है। तो क्या मतलब जिनका ये सिलेक्शन हो गया उनको
जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो जो है डीओपीटी जो है वो आपको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो क्या जो नहीं सिलेक्ट हुए, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो ट्रेनिंग डिजर्व नहीं करते? क्या वो नहीं करते ट्रेनिंग डिजर्व? अरे भाई, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तुम अच्छा मान रहे हो, चुनिंदा लोग हैं वो, उनको ट्रेन करना पड़ रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब वो जॉब लेने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको, मतलब जब उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनके पास ये सब ख़त्म हो गया, क्या उनका एक्यूमेंट ख़त्म हो गया? क्या उनकी लाइफ ख़त्म हो गई? क्या वो अनएम्प्लॉयबल हो गए? ठीक है, अनएम्प्लॉयबल हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट किस टर्म्स में हुए भाई? बस ये गैप आया है, यहाँ पे दिक्कत आई है थोड़ी बहुत, और ये इतने इतनी दिक्कत नहीं आती कि उनको कुछ रिवीजन में या कुछ ना पढ़ें तो वो वापस रिकॉल ना हो। साफ साफ बेटर, उस टाइम से बेटर रिकॉल होता है। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को उस टाइम से बेटर रिकॉल हो रहा है, जो मेरा एकेडमिक्स है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या मतलब क्या इनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या आप इनको आप लगभग 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं आप, ठीक है? क्या इनको आप 2 महीने की भी ट्रेनिंग नहीं दे सकते? इनको जॉब पे रख के 2 महीने की भी ट्रेनिंग दे के कि हाँ ठीक है जी, हम आपको जॉब पे रख लेंगे, बट आपको 2 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। इनको पेड ट्रेनिंग मिल रही है, फुल जो है इनको पेड ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। आप हाफ पेमेंट, हाफ पे करके दे दो कि खर्चा भी इसका जो बेसिक खर्चा है वो चलता रहे, बाकी इनको ट्रेनिंग दे के आप रख सकते हैं। क्यों नहीं देते इनको, जबकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है? तो क्यों क्यों नहीं इनको, मतलब एम्प्लॉयबल, अगर आप इनको अनएम्प्लॉयबल समझते हो तो क्यों नहीं बना सकते एम्प्लॉयबल? क्यों इन इसको, जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको क्यों किल कर रहे हैं? क्यों किल करा जा रहा है? क्यों? और इस चीज़ पर आप, अपनी सोसाइटी, अपनी गवर्नमेंट, अपना जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो, अपना जो नियर डियर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्यों उनको जो है मतलब इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि अब वो ख़त्म, वो कुछ कर ही नहीं सकते? क्यों गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती कि भाई ठीक है, उनके पास सारा डेटा है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5 लाख लोग अपीयर हुए, सिलेक्शन हमने 1,000 का ही लिया है, तो बाकी के लिए हमने क्या किया है? आपने पब्लिक डोमेन में, ठीक है, उनका डाल दिया जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनमें से किसी कॉरपोरेट ने या किसी ने उनको वो लिस्ट देखी, किसी को कॉल करके जॉब पे रख लिया। बट उनका क्या, जिनका जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, जो सिलेबस आपने दिया है वो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है, उनका क्या? उनके लिए भी तो भाई कुछ सोचो गवर्नमेंट, डियर कॉरपोरेट, डियर सोसाइटी, उनके लिए भी तो कुछ सोचो। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि जो कॉइन है अपना, कॉइन की सभी साइड्स देखो, हेड हेड टेल दोनों साइड, मैं तो कहूँगा एज भी देखो। अगर आपको वाकई में देश की तरक्की चाहिए तो देश के यूथ को यूं किल होने मत दो, किल होने से बचाओ।
जिनका सिलेक्शन होता है उनको तो रातों रात हीरो बना दिया जाता है, और जिनका नहीं होता उनको अकेले दबा कुचला कर लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसमें से जो स्ट्रांग होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी अखबार में छप जाते हैं। समझ रहे हैं ना अखबार में छपने का मतलब? तो यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ऐसा रिस्क है जो आपको कहीं बीच पे नहीं रखता। या तो आपको अर्श पे पहुंचा देगा या फर्श पे, और फर्श पे पहुंचाएगा नहीं, गिरा के मारेगा। हाँ, आप एग्जाम्पल उठा के लाएंगे कि हाँ देखो कि जो ये है इसका नहीं हुआ था, आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जरा उससे पूछना कि भाई जब वो उस टाइम पे था जिसका, जब वो नहीं हुआ, स्विच कर रहा था, तब उसको क्या प्रॉब्लम्स आई, तब उसने क्या देखा और किसने उसको सपोर्ट किया, कितनी मेहनत लगी। यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने से ज़्यादा डबल मेहनत लगी होगी उसको वो चीज़ करने में। और इनके अंदर इतना तो डेवलप हो जाता है कि भाई बिना मेहनत के रिजल्ट का फल के बस लगे जाना, करते जाना करते जाना। कॉर्पोरेट में भाई तुम्हें 2 महीने सैलरी ना मिले, ठीक है, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है काम करने का कि यार सैलरी तो मिलती नहीं है, क्या काम करें। इनको देखो 5-5 साल तक कोई सैलरी नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, जो इच्छाएं आ रही हैं उनको देख देख के मार लेना। फिर भी तुम 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वहाँ करके आते हो। इनके तो रूटीन इस हिसाब से सेट होता है कि 24 घंटे उसी चीज़ में लगे हुए होते हैं। 24 घंटे मतलब कि अगर इन्हें पूरे अच्छे फोकस के साथ 12 से 13 घंटे अगर पढ़ाई के लिए निकालने हैं तो उनको अपने 24 घंटे का ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि वो 12-13 घंटे निकाल पाएँ। और जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, आप प्रिपरेशन की फर्स्ट ईयर में होते हो, तो आपका खूब प्रचार किया जाएगा, खूब बताया जाएगा कि हाँ जी ये है आईएएस। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आप चौथे 5वें साल में जाते हो तो आपको बस खत्म डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस समस्या का जो शिकार है वो मेजर यूथ इस समस्या का शिकार है। और अगर यूथ शिकार है ना तो देश के लिए समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हमें कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अपनी कोई स्टोरी है या फिर आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई आइडिया या कोई सजेशन या एनीथिंग कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सकता है कुछ ऐसा निकल आए कि हम उस पर काम कर सकें। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मैं भी इस सिचुएशन में हूँ, मैं भी इस स्टेज पे हूँ, तो मैं भी कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ देख रहा हूँ, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए देख रहा हूँ, कुछ स्टेबिलिटी देख रहा हूँ कि अभी जो है मैं भी इस चीज़ से जो है
अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर पाऊँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर उसके लिए भी कुछ सजेशन हो तो वो भी बता दो यारो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। भारत माता की जय।